नमस्कार। आज हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन श्रृंखला का लास्ट वीडियो पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट या वसा का पाचन। भोजन में प्रतिदिन 25 से 160 ग्राम तक वसा ग्रहण की जाती है। इसका पाचन लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इसके पाचन के पश्चात 2 फैटी एसिड व 1 मोनोग्लिसराइड का निर्माण होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, एक ट्राइल एसाइल ग्लिसरॉल के पाचन से, लाइपेज के द्वारा पाचन से, 1 मोनोग्लिसराइड्स प्लस 2 फैटी एसिड्स का निर्माण होता है। ट्राइल एसाइल ग्लिसरॉल जल में घुलनशील नहीं होते या अघुलनशील होते हैं, अनसॉल्युबल होते हैं, जिसके कारण वे लिपिड ड्रॉपलेट या वसा की बूंदों के रूप में समूहित हो जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं। इस कारण इसका लाइपेज द्वारा सीधा पाचन नहीं हो पाता। इस समस्या का समाधान बाइल सॉल्ट्स द्वारा किया जाता है। हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बाइल सॉल्ट्स का निर्माण लीवर द्वारा किया जाता है। बाइल सॉल्ट्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, एक सोडियम ग्लाइकोलेट, एक सोडियम टार्कोलेट। इन बाइल सॉल्ट्स द्वारा वसा का पाइसीकरण किया जाता है जिससे कि उसका पाचन हो सके। सामान्य समझाया जाए तो ये जो वसा जो होती है पानी में अनसॉल्युबल या अघुलनशील होती है। हम सामान्यतः देखते भी है वसा क्या होते हैं, तेल घी जो भी होता है हम पानी में डालते घुलते नहीं है। ये पानी में अघुलनशील होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, ये जब हम भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये इसकी जो वसा की बूंदें हैं सब आपस में इकट्ठी हो जाती है और उसका समूहन हो जाता है। अब समूहन हो जाता है, पानी में घुलनशील भी नहीं है, तो इस कारण से लाइपेज एंजाइम इसका सीधे तरीके से पाचन नहीं कर पाता। अब इस समस्या के समाधान के लिए बाइल सॉल्ट्स जो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट होते हैं, इन वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कर देते हैं जिससे कि लाइपेज एंजाइम उन पर क्रिया कर सके और उनका पाचन कर सके। अब ये पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन क्या होता है वह हम पढ़ते हैं। वसा के पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन के कारण वसा की बूंदों का समूहन नहीं हो पाता। इस कारण लाइपेज एंजाइम को वसा पर अपनी क्रिया करने के लिए अधिक पृष्ठ सतह या सरफेस एरिया उपलब्ध हो जाता है जिससे उसका पाचन आसानी से हो पाता है। नीचे डायग्राम में दिखाया गया है कि एक फैट ग्लोबुल्स है, ये बाइल सॉल्ट है। ये बाइल सॉल्ट्स क्या है, फैट ग्लोबुल्स के ऊपर चारों तरफ चिपक जाते हैं। चिपक जाने के कारण ये जो वसा की बूंदें या फैट ग्लोबुल्स है आपस में इकट्ठी नहीं हो पाती और आपस में इनका समूहन नहीं हो पाता, और इस कारण फिर लाइपेज एंजाइम को इन पे क्रिया करने के लिए अधिक सरफेस एरिया मिल जाता है जिसके कारण इनका पाचन हो पाता है। बाइल सॉल्ट वसा के साथ चिपक जाते हैं जिससे उसका समूहन नहीं हो पाता, तो लाइपेज एंजाइम को क्रिया करने के लिए वसा की अधिक सतह उपलब्ध होती है जिससे उसका पाचन हो सकता है। वसा के पाचन के बाद 1 मोनोग्लिसराइड तथा 2 फैटी एसिड्स का निर्माण होता है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इस डायग्राम में दिखाया गया है कि वही इंटेस्टाइनल ल्यूमन या कैविटी है, ये जो है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है, और तीसरा है लैक्टियल डक्ट। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अवशोषण के दौरान हमने यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज पढ़ी थी, यहाँ पे लैक्टियल डक्ट है। चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो वसा है वह लैक्टियल डक्ट के द्वारा अवशोषित होकर लिवर और लिवर से हार्ट में जाती है। इसका कारण क्या है हम आगे भी स्टडी करेंगे। अब हम देख रहे हैं जैसे ये ड्रॉप एक वसा की बूंद है, वसा की बूंद पे क्या है, बाइल सॉल्ट चिपक गए हैं। बाइल सॉल्ट चिपकने के कारण क्या है, इन वसा की बूंदों का आपस में ग्रुपिंग या समूहन नहीं हो पाता और ये वसा की बूंदें अलग अलग रहती है। अलग अलग रहने के कारण फिर लाइपेज एंजाइम को इन पे कार्य करने के लिए अधिक सरफेस एरिया मिल जाता है और अधिक सरफेस एरिया मिल जाता है, उनका पाचन कर देता है। पाचन करने के बाद ये किस में टूटते हैं, एक तो मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं और 2 फैटी एसिड में टूटते हैं। अब 1 मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड प्लस बाइल सॉल्ट कौन से, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट प्लस फास्फोलिपिड, ये चारों चीजें मिलके किसका निर्माण करती है, मिसल्स का निर्माण करती है। यह मिसल्स सामान्य विसरण की प्रक्रिया द्वारा इंटेस्टाइनल कैविटी या ल्यूमन से किसमें आ जाते हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर। अब इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर आने के बाद क्या होता है, ये जो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड है ये किस में चल जाते हैं, इस कोशिका की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चल जाते हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिक वापस माफ कीजिएगा, वापस आने के बाद ये मोनोग्लिसराइड 2 फैटी एसिड किसका निर्माण कर लेते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का निर्माण कर लेते हैं। अब ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है, उस कोशिका की अंतःपर्दवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाने के बाद हम इसके अंदर इसके चारों तरफ एक एम्फीपैथिक प्रोटीन का आवरण का निर्माण हो जाता है। ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, जो फैट मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ एक एम्फीपैथिक प्रोटीन आवरण का निर्माण हो जाता है। इस प्रोटीन आवरण के निर्माण के बाद इस वसा की इस बूंद को हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। वापिस से मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट हुआ, बेस बाइल सॉल्ट उसके चिपक गया, जिससे लाइपेज ने उस पर क्रिया करी, लाइपेज की क्रिया के बाद उसका मोनोग्लिसराइड प्लस 2 फैटी एसिड में विखंडन हो गया। अब इसमें बाइल सॉल्ट और फॉस्फोलिपिड मिलके, इन चारों ने मिलके एक मिसेल बनाया, एक संरचना बनाई जिसको हम कहते हैं मिसेल। यह मिसेल सामान्य विसरण प्रक्रिया द्वारा वापस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में चला जाता है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में वापस से मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड मिलके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना लेते हैं। अब ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल किस में चला जाता है, एपिथेलियल सेल की अंतःपर्दवी की जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। वहां पे इस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के चारों तरफ एक एम्फीपैथिक प्रोटीन आवरण का निर्माण हो जाता है और इस संरचना को हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। चूंकि ब्लड कैपिलरी के चारों तरफ पॉलीसैकेराइड युक्त एक आधारीय झिल्ली पाई जाती है, यह आधारीय झिल्ली जो काइलोमाइक्रोन के ट्रांसपोर्ट के लिए बाधक स्तर का कार्य करती है, इसलिए वसा का परिवहन ब्लड कैपिलरी द्वारा नहीं होता, लैक्टियल डक्ट द्वारा होता है, क्योंकि लैक्टियल डक्ट के चारों तरफ वो पॉलीसैकेराइड की बाधक स्तर नहीं पाया जाता। समझाया, इसको वापिस समझाया जाए तो जैसे काइलोमाइक्रोन का निर्माण हो जाता है तो नॉर्मल जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके चारों तरफ एक पॉलीसैकेराइड्स युक्त आधारीय झिल्ली पाई जाती है। ये जो काइलोमाइक्रोन उस आधारीय झिल्ली को क्रॉस नहीं कर पाता, इस कारण से ब्लड कैपिलरी या रक्त केशिकाएं इस काइलोमाइक्रोन को अवशोषित नहीं कर पाती। इसीलिए काइलोमाइक्रोन को अवशोषित कौन करता है, लैक्टियल डक्ट करती है। लैक्टियल डक्ट के चारों तरफ वो पॉलीसैकेराइड वाली लेयर नहीं पाई जाती, पॉलीसैकेराइड की लेयर नहीं पाई जाती, तो वो इजीली सामान्य डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से लैक्टियल डक्ट में चला जाता है, लैक्टियल डक्ट से लिवर में, लिवर से हार्ट में और हार्ट से शरीर के पूरे शरीर में इस वसा का विसरण कर दिया जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया पाइसीकरण कहलाती है। तो इसमें दो हम स्टेप पढ़ते हैं, एक पाइसीकरण और एक मिसेल्स। पाइसीकरण होता है इमल्सिफिकेशन, वसा के पाचन के लिए, और मिसल्स का जो निर्माण होता है वसा के अवशोषण के लिए होता है। और वापस एपिथेलियल सेल की इंटेस्टाइनल की जो एपिथेलियल सेल की उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मोनोसैकेराइड प्लस फैटी एसिड्स मिलके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनाते हैं, उसके चारों तरफ एक प्रोटीन आवरण बनता है, तो उसको काइलोमाइक्रोन कहते हैं। काइलोमाइक्रोन सिंपल डिफ्यूजन द्वारा लैक्टियल डक्ट में चला जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। ये सिंपल डायग्राम में वापस से दिखाया गया है कि लिपिड ट्राइसैलिक ग्लिसरॉल लिमिट ड्रॉपलेट पाए जाते हैं। इस पे इमल्सिफाइड लिपिड है, इनसे बाइल सॉल्ट अटैच हो जाते हैं, बाइल सॉल्ट अटैच हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद 2 फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड का निर्माण होता है। फिर इनमें बाइल सॉल्ट्स प्लस फॉस्फोलिपिड मिलकर मिसल्स का निर्माण हो जाता है। मिसल्स फिर इंटेस्टाइनल सेल में आते हैं, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके काइलोमाइक्रोन का निर्माण करते हैं। काइलोमाइक्रोन का निर्माण करने के बाद ये सिंपल डिफ्यूजन द्वारा लैक्टियल डक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, और लैक्टियल डक्ट से ये लिवर, लिवर से हार्ट में जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। अब इसका है नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन या विटामिन का अवशोषण। वसा में घुलनशील विटामिन जो कि होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए के, ए डी ई के, इनका अवशोषण वसा के अवशोषण के समान ही होता है। ये याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन सिर्फ 4 होते हैं, ए डी ई के। इसके अलावा बाकी सारे विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनका अवशोषण किस तरह होता है, जिस तरह वसा का अवशोषण होता है उसी प्रकार इन विटामिन का अवशोषण होता है। जल में घुलनशील विटामिन का अवशोषण डिफ्यूजन के द्वारा होता है, सामान्य विसरण के द्वारा या किसी कैरियर मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक फैक्टर शुरू के अंदर, इंट्रिंसिक फैक्टर का जो सीक्रेशन होता है हमारे स्टमक के अंदर होता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 का अवशोषण में सहायक होता है, क्योंकि विटामिन B12 हम
बाहर से हमारे शरीर के अंदर इसका निर्माण नहीं होता, हम बाहर से खाद्य पदार्थों के द्वारा इसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये विटामिन B12 बहुत बड़ा होता है, ये इतना बड़ा होता है कि सामान्य प्रक्रिया द्वारा एपिथेलियम सेल और ब्लड कैपिलरीज की दीवारों को ट्रांसफर नहीं कर पाता। तो इसके ट्रांसफर के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो विटामिन B12 को अटैच करके इसका ट्रांसफर इंटेस्टाइनल कैविटी से पहले एपिथेलियल सेल में और एपिथेलियल सेल से फिर ब्लड कैपिलरी में इसका ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर जल तथा मिनरल्स का अवशोषण किस प्रकार होता है? प्रतिदिन लगभग 9 लीटर जल स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचता है और इसमें से मात्र आधा लीटर जल ही लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। मतलब कि करीब 8.5 लीटर जल का अवशोषण छोटी आंत्र में ही हो जाता है। मतलब 95% जल का अवशोषण छोटी आंत्र में हो चुका होता है। फिर बड़ी आंत्र के अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन में वापस जब पहुंचता है तो उसके अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ कोशिकाएं पाई जाती है, अवशोषी कोशिकाएं जिनको हम एब्जॉर्प्टिव सेल कहते हैं, यह जल का अवशोषण करती है। भोजन में उपस्थित सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, जिंक, आयोडीन, इनको ये भी ग्रहण किया जाता है, इनका भी अवशोषण किया जाता है। हर एक की डिटेल स्टडी संभव नहीं है, इसीलिए उदाहरण के रूप में हम आयरन का अवशोषण किस तरह अवशोषण किस तरह होते हैं वो बताते हैं। सिंपल है, आयरन या Fe का रूपांतर फेरिटिन में हो जाता है। यह फेरिटिन एक इंट्रासेलुलर फेरिटिन स्टोर के रूप में काम करता है और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस प्रकार सिंपल मिनरल्स का भी अवशोषण हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब लास्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। बृहद आंत्र में अवशोषण, बृहद आंत्र में पहले बता चुका हूँ, किसी भी पदार्थ का अवशोषण नहीं होता, मात्र पानी का अवशोषण या जल का अवशोषण होता है। और किसके रूप में होता है? जो बृहद आंत्र में एब्जॉर्प्टिव सेल या अवशोषी कोशिका पाई जाती है वो हमारे बृहद आंत्र से पानी का अवशोषण कर लेती है। वो शरीर की मात्रा के अकॉर्डिंग करता है। मतलब जैसे मैं बता चुका हूँ 9 लीटर पानी आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, 8.5 लीटर पानी तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जो आधा लीटर पानी आता है वो हमारे शरीर की जरूरतों के अकॉर्डिंग कितना उसको अवशोषित करना है कितना नहीं करना, उतना वो एब्जॉर्प्टिव सेल या अवशोषी कोशिका अवशोषित करती है, बाकी यूरिन के साथ निकल जाता है। तो यह अवशोषण का चैप्टर पूरा खराब होता है। ये पूरी श्रृंखला समाप्त होती है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की। धन्यवाद।